हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हमारा सॉफ्ट टॉपिक रहेगा फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। इसके बारे में टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और इतने सारे क्वेश्चन का एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। Which article of the Indian Constitution describes India as a union of states? यानी कि हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कह रहे हैं कि इंडिया का यूनियन ऑफ स्टेट है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए या फिर उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 ये कह रही, यानी आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया दस इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। दिस हाईलाइट्स द फेडरल नेचर विथ यूनिटरी टिल्ड। यानी कि हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 ये कह रहे हैं कि भारत यानी कि इंडिया क्या है, शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट होगा। क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या हाईलाइट कर रहे हैं, फेडरल नेचर यानी कि संघीय प्रकृति को यह दर्शा रही है। साथ साथ यूनिटरी टिल्ट यानी कि एकता में सारे राज्यों को बांध रही है, ठीक है ना। ये ऐसा शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड ए फेडरल सिस्टम्स मेनली बिकॉज ऑफ। हमारा जो भारतीय संविधान है यहाँ पर फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे वजह क्या है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। संघीय व्यवस्था को हमारे देश में क्यों अपनाया गया है, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लार्ज साइज एंड सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए, हमारा भारत बहुत बड़ा कंट्री है, साथ ही साथ कल्चरली बहुत डाइवर्सिटी यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ इससे मायने रखती है। यानी कि इसे सामने रखकर संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम बनाया गया है। यानी कि द फ्रेमर्स रियलाइज्ड दैट फेडरलिज्म ensures efficient governance and reconciles national unit with the regional autonomy in a diverse country। यानी कि जो फ्रेमर थे, जो बना रहे थे व्यवस्था को, वो क्या महसूस किया कि जो फेडरलिज्म है, संघवाद जो है, ये एक एफिशिएंट गवर्नेंस यानी कि सुचिंतित शासन व्यवस्था को दर्शा रही है। साथ साथ ये क्या करेंगे, हमारा जो डाइवर्स कंट्री है विद डाइवर्स कल्चर, सारे को ये मिलाकर यूनिट नेशनल यूनिट को बजाय रखती है। साथ साथ रीजनल ऑटोनॉमी को यानी कि स्थानीय शासन व्यवस्था को वो प्रोत्साहन दे रही है, प्रेरणा दे रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिफर्ड द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स इंस्टेड ऑफ फेडरल ऑफ स्टेट्स बिकॉज। यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यूनियन ऑफ स्टेट को प्राथमिकता दिया है इंस्टेड ऑफ फेडरल ऑफ स्टेट्स। ऐसा क्यों। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन फेडरेशन इज इनडेस्ट्रक्टिबल। यानी कि भारतीय जो फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम है, ये इनडेस्ट्रक्टिबल है, यानी कि कभी भी भंग नहीं हो सकता है। यानी कि भारत में जितने सारे भी राज्य है वो अपने मनमानी ढंग से कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। यानी कि आम्बेडकर क्लैरिफाइड दैट यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन्स नो स्टेट हैज द राइट टू सीडेड। कोई भी स्टेट के पास अधिकार नहीं है कि वो अलग हो सकते हैं हमारे भारत से। एंड द इंडियन यूनियन इज इंडेस्ट्रेटेबल। इसलिए इंडियन यूनियन एक इंडेस्ट्रेटेबल है, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो किसे प्राथमिकता दिए है, यूनियन ऑफ स्टेट को इंस्टेड ऑफ फेडरल ऑफ स्टेट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए।
The Indian Federation is not the result of an agreement among the states. This is in contact with, यानी कि हमारे जो भारत में जो फेडरल सिस्टम बना है, ये कोई भी एग्रीमेंट के द्वारा नहीं बना है, यानी कि स्टेट के बीच में कोई भी एग्रीमेंट के द्वारा ये नहीं बना है। और ये किस कॉन्ट्रैक्ट का जो फेडरेशन सिस्टम से विपरीत है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएस है, यानी कि द यूएस फेडरेशन वाज फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट्स among the independent states unlike India where the unions existed first। यानी कि यूएस में जो फेडरेशन सिस्टम है, यहाँ पर क्या है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, यानी कि जो स्वतंत्र राज्य है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट के तहत यूएस फेडरेशन बना है। बट इंडिया में पहले संघ बना, उसके बाद सारे राज्यों को मिला दिया और राज्य के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो अलग हो सके, ठीक है ना। पर यहाँ पर यूएस फेडरेशन में अगर कोई राज्य चाहे वो अलग होकर भी रह सकता है, उसके पास ये राइट्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। फेडरल सिस्टम्स इन इंडिया एंश्योर्स, भारत में जो संघीय व्यवस्था है ये क्या एंश्योर कर रही है, फेडरल सिस्टम क्या एंश्योर कर रही है, क्या सुनिश्चित कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेशनल यूनिटी विथ रीजनल ऑटोनॉमी, यानी कि स्थानीय शासन व्यवस्था को ये प्रेरित कर रही है, साथ साथ जातीय एकता बन रहे उसको ये प्रेरित कर रही है, यानी कि संघीय व्यवस्था। यानी कि फेडरलिज्म इन इंडिया बैलेंस सेंट्रल अथॉरिटीज विथ स्टेट ऑटोनॉमी मेंटेनिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता को यह बनाए रखती है, साथ साथ ये बैलेंस कर रही है, क्या सेंटर को हाईएस्ट अथॉरिटी दे रही है, साथ साथ स्टेट को अपने शासन व्यवस्था को स्व शासन व्यवस्था को तुलाने के लिए वो शक्ति दे रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर अडॉप्टिंग ए फेडरल सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में जो फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा लाइन जो एक रीजन हो नहीं सकता, रीजन नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी कि जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, यानी कि इकोनॉमिक क्षेत्र में हमारा जो आर्थिक क्षेत्र में बैकवर्डनेस है, ये कोई भी रीजन नहीं है, ये कोई भी रीजन नहीं है, बट क्या है, फेडरलिज्म वाज अडॉप्टेड फॉर साइज एंड डाइवर्सिटी नॉट प्राइमरली इकोनॉमिक रीजन्स। इकोनॉमिक एक रीजन नहीं है, बट ये क्या क्यों अडॉप्ट किया गया है, बहुत बड़ा साइज का कंट्री है, साथ साथ कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसलिए इसे अडॉप्ट किया गया ताकि सारे हिस्से में जो भी स्थानीय क्षेत्र है उसे शासन व्यवस्था ठीक रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द इंडियन फेडरेशन इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स प्राइमरली टू शो, यानी कि इंडियन फेडरेशन जो है वो दर्शा रही है यूनियन ऑफ स्टेट्स, प्राइमरली वो क्या दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेट्स कांट सीसेड, यानी कि स्टेट कभी अलग नहीं हो सकता, ये इंडियन फेडरेशन एंश्योर कर रही है, यानी कि यूनियंस इज इनडेस्ट्रक्टिबल, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता, एंड नो स्टेट्स कैन सीडेड फ्रॉम इट, और कोई भी स्टेट इससे अलग भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फेडरल फीचर है, संघीय विशेषता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए,
देखिए हमारा दो प्रकार का विशेषता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है फेडरल फीचर्स, दूसरा है यूनिटरी फीचर्स। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लाइन जो फेडरल फीचर को दर्शा रही है, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल फीचर्स वाइल सिंगल सिटीजनशिप इंटीग्रेटेड जुडिशरी आर यूनिटरी फीचर्स। यानी कि जो लिखित संविधान है ये हमारा फेडरल फीचर है, संघीय विशेषता है, पर जो सिंगल सिटीजन है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ये एक यूनिटरी फीचर्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु इज कंसिडर्ड द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द फेडरेशंस। निम्नलिखित में से किन्हें यह जाना जाता है कि वो मुख्य आर्किटेक्ट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है और फेडरल सिस्टम बना है उसका वो मुख्य आर्किटेक्ट है, उसने ही कह सकते हैं उसने ही बना है। कौन बना है देखिए और उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही बनाया था। यानी कि वो क्या था, वो फर्स्ट अध्यक्षता किए थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिसके तहत हमारा संविधान ही बना। एंड एम्फासाइज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वो यूनियन स्टेट को एम्फासाइज किए थे, गुरुत्व दिए थे, और सेंटर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए थे, सेंटर ज़्यादा सुप्रीम रहेगा इसके ऊपर वो प्राधान्य दिए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द फेडरल सिस्टम्स इन इंडिया इज समटाइम्स कॉल्ड क्वासी फेडरल बिकॉज। हमारे जो भारत संविधान का भारत में जो फेडरल सिस्टम है इसे क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय कहा गया है, ऐसे क्यों कहा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स। यानी कि यहाँ पर क्या होता है ना, सेंटर जो है वो स्टेट से स्ट्रांग है, ठीक है ना। इसलिए ये कहा गया है कि यानी कि सेंटर को भी पावर दिया गया है और स्टेट को भी पावर दिया गया है। पर क्या होता है ना, जब स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो हमारे संविधान को वायलेट कर रहे हैं उस टाइम, या फिर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, तो सेंटर सबसे पावरफुल होता है, वो स्टेट को नियंत्रित करता है, यानी कि स्टेट में जो पावर है वो लागू नहीं होता है उस सिचुएशन में। इसलिए इसे क्वासी फेडरल कहा गया है। यानी कि इंडिया इज अ फेडरल्स विथ यूनिटरी टील्स वेयर सेंटर इज ओवरराइड स्टेट्स इन सर्टेन सिचुएशन। कुछ मामलों में सेंटर ज़्यादा पावरफुल है और फेडरल इंडिया फेडरल विथ यूनिटरी टील्स यानी कि एकता में सबको बांध कर रख रही है, ठीक है ना। और सारे स्टेट इस इंडियन फेडरेशन में जुड़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द फेडरल नेचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एविडेंस फ्रॉम। यानी कि हमारे संविधान का जो फेडरल नेचर है, संघीय प्रकृति है, ये किसका एक एविडेंस है, प्रमाण दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि डुअल पॉलिटी को दर्शा रही है, यानी कि दोहरी राजनीतिक व्यवस्था को यह शो कर रही है। यानी कि इंडिया इज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया के पास 2 स्तरीय गवर्नमेंट है, जो कि है पहला यूनियन गवर्नमेंट एंड साथ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। विच इज ए की फेडरल फीचर, और यह एक मुख्य फेडरल फीचर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which of the following is a unitary features in the Indian constitutions। हमारे भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिटरी फीचर्स है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। हमारा जो इंडिया के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है यूनियन एंड स्टेट के लिए, ठीक है ना। यानी कि एक ही कंडीशन सारे स्टेट के और सारे देश के कानून को
बना बनाते हैं उसे रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल इंडिकेट्स यूनिटरी बायस एज फेडरल कंट्रीज यूजुअल हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट्स। यानी जो फेडरल कंट्रीज होते हैं जैसे कि यूएस कंट्री, उसमें क्या होता है, स्टेट अपने लिए कानून बना सकते हैं, और जो कंट्री जो संघ है यूनियन, वो अपने लिए कानून बना सकते हैं। स्टेट के पास खुद का राइट होता है, वो चाहे तो भी अलग हो सकते हैं। पर यहाँ पर क्या कहा गया है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बना गया है जिसके अनुसार स्टेट को भी चलना है और पूरा देश को भी चलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यूनियन ऑफ इंडिया किसे लेकर बना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये किससे लेकर बना है, जो कि सटीक उत्तर होगा स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरीज एंड एनी एक्वायर्ड टेरिटोरीज। यूनियन ऑफ इंडिया ये किससे लेकर बना है, राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को, साथ साथ एनी टेरिटरी अगर फ्यूचर में एक्वायर होता है तो उससे भी लेकर बना है, ठीक है ना। एज पर आर्टिकल 1 इंडिया इंक्लूड स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरीज एंड एनी टेरिटोरीज दैट में बी एक्वायर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। Which of the following ensures the indestructible natures of the Indian unions? निम्नलिखित में से क्या ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इंडियन यूनियन जो है ये इंडेस्ट्रक्टिबल नेचर है, कभी भी नहीं भंग हो सकता, इस तरह का नेचर है। कौन सा लाइन, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नो राइट्स टू सिसिड फॉर स्टेट्स। यानी कि स्टेट के लिए कोई भी अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो सकते हैं, यानी कि देश से अलग हो सकते हैं। यानी स्टेट्स इन इंडिया आर नॉट सॉवरेन, उन्हें कोई भी प्रभुत्व नहीं दिया गया है, सॉवरेनिटी नहीं दिया गया है। दे कांट बी सिसिड्स एंश्योरिंग द यूनियंस इज यूनियन इनडेस्ट्रक्टिबल, कभी संघ भंग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। Which features of इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद का कौन सा विशेषता इज सिमिलर टू द कनाडा मॉडल, कनाडा मॉडल से ये सिमिलरिटी रख रही है। कौन सा फीचर, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर ही मुख्य है ना। यानी कि लाइक कनाडा इंडिया हैज फेडरलिज्म विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर गिविंग ए यूनिटेड टेरिटरी, यानी कि संघ के झुकाव में सारे स्टेट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। हाउ इज इंडियाज फेडरलिज्म डिफरेंट फ्रॉम द यूएसए, यानी कि भारत का जो संघवाद सिस्टम है ये यूएसए से कैसे अलग है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि इंडिया इंडिया इज इनडेस्ट्रक्टिबल, इंडिया का जो फेडरलिज्म है और ये इनडेस्ट्रक्टिबल है। बट यूएस की बात करो तो यूएस में एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, स्टेट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट का रिजल्ट यूएस फेडरेशन है, ठीक है ना। यूएस फेडरेशन वाज फॉर्म्ड बाय द एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स व्हेयरएज इंडियन स्टेट्स कांट सीसेड, यानी कि इंडियन स्टेट कभी भी अलग नहीं हो सकते, पर यूएस फेडरेशन में उनका स्टेट चाहे तो अलग हो सकते हैं, उनके पास राइट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। फेडरलिज्म इन इंडिया मेनली एम्स टू, यानी कि भारत में जो संघवाद है उनका मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता बनाए रखना इसका नेचर है, ठीक है ना, इसका मुख्य लक्ष्य है। यानी फेडरल सिस्टम्स अलाउज रीजनल ऑटोनॉमी, स्थानीय व्यवस्था को सुचिंतित ढंग से शासन करने को यह प्रेरणा दे रही है।
साथ ही साथ कीपिंग द नेशनल यूनिटी, जातीय एकता को बनाए रखने के लिए ये प्रेरणा दे सुजोग सृष्टि कर रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which provisions of the constitution shows the unitary tilt in the Indian federalism। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का किस प्रावधान ये दर्शा रहे है कि यूनिटरी टिल्ट एकता में सब सारे जो स्टेट है वो झुकाव में है, इंडियन यूनियन के झुकाव में सारे स्टेट है। इस तरह क्या शो कर रही है ऑप्शन देखिए, कौन सा प्रोविजन देखा रही है, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस। देखिए, ड्यूरिंग इमरजेंसी सेंटर कैन एज्यूम्स ग्रेटर पावर्स मेकिंग द सिस्टम्स यूनिटरी, यानी कि सेंटर बहुत ग्रेटर पावर एज्यूम कर सकता है, ले सकता है और सारे देश को एकता में बांध के रख सकता है और वहाँ पर स्टेट का कोई नियम लागू नहीं हो सकता है, यानी कि सेंटर प्रभुत्व बनाए रखता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच टाइप ऑफ फेडरेशंस इज इंडिया कंसिडर्ड एज। इंडिया का जो संघीय व्यवस्था है ये किस प्रकार का संघीय व्यवस्था कहा गया है, किस प्रकार का संघीय व्यवस्था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। ये क्या होता है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यानी कि इंडिया इज ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इंडिया का होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यानी एकता में बांध के रखना इस तरह का फेडरेशन सिस्टम है। वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा हमारी जो शक्तियाँ डिवाइड किया गया है, अनलाइक यूएस व्हिच इज कमिंग टुगेदर, यानी कि यूएस में इस तरह नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन फेडरलिज्म इज करेक्ट। इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इट इज फेडरल्स विथ यूनिटरी फीचर्स। ये क्या है, ये फेडरल है विथ यूनिटरी फीचर है। ठीक है ना। इंडियन सिस्टम इज ए फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी ऑफन कॉल्ड क्वासी फेडरल। हम इसे ऑफन क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय व्यवस्था हम कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा जो सेंटर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुअल पॉलिटी इन इंडिया मीन्स। भारत में जो डुअल पॉलिटी है, दोहरी राजनीतिक व्यवस्था, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि टू गवर्नमेंट्स यूनियन एंड स्टेट्स। ये क्या शो करे, टू गवर्नमेंट्स, दो गवर्नमेंट्स को दर्शा रही है। एक संघीय यानी कि केंद्र सरकार होता है, एक राज्य सरकार होता है। ठीक है ना, यानी संघ और राज्य। डुअल पॉलिटी सिग्निफाइज क्या दर्शा रही है, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, दो स्तर का गवर्नमेंट को यह दर्शा रही है। एक होता है यूनियन एट द सेंटर्स एंड स्टेट एट द पेरिफेरी इज ऑपरेटिंग विथ देयर ओन स्पीयर्स, यानी कि सेंटर जो होता है वो अपने दायरे में, जो अपने क्षेत्र में जितने एरिया है वो का उसके ऊपर वो अपना शासन व्यवस्था चलाएंगे। साथ साथ स्टेट वो अपने पेरिफेरी में, अपने सीमाओं में जितने सारे एरिया है उसके ऊपर वो अपना शासन व्यवस्था चलाएंगे। ठीक है ना। दोनों को ओन स्पीयर में काम करने की, ऑपरेट करने की शक्तियाँ हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स आर डील्ड विथ बाय, यानी कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस है उस मैटर के ऊपर, उस मामले के ऊपर, जैसे कि हमारा रक्षा व्यवस्था हो, यानी कि
डिफेंस सिस्टम हो या फिर फॉरेन अफेयर मैटर, विदेशी मामलों में, उस मैटर कौन डील करते हैं, कौन तुलाते हैं, निपटाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट करिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। कौन इस मामले को डील कर रही है? जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ही रहेगा, यानी कि केंद्र सरकार ही इसे निपटाते हैं, यानी कि इसे डील करते हैं। यानी कि द यूनियन गवर्नमेंट हैंडल्स नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर, जातीय और अंतर्जातीय मामले को वो हैंडल कर रही है इन स्पेसिफिक ऑफ इन द यूनियन लिस्ट, जिसे यूनियन लिस्ट में मेंशन किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। मैटर्स ऑफ लोकल इम्पोर्टेंस लाइक एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। एग्रीकल्चर एंड हेल्थ ये लोकल इम्पोर्टेंस है, लोकल मामला है। इस मैटर को कौन तुलाते हैं, कौन इसलिए उत्तरदायी रहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट मैनेज रीजनल एंड लोकल इश्यूज लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जितने सारे भी इश्यू रखा गया है, जितने सारे भी लिस्टिंग किया गया है, उस लिस्ट को स्टेट गवर्नमेंट ही मैनेज करते हैं। जैसे कि उसमें रीजनल एंड लोकल मैटर, जैसे कि एग्रीकल्चरल एंड हेल्थ, इस मैटर के बारे में दर्शा गया है स्टेट लिस्ट में, और इससे स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा फीचर्स, कौन सा विशेषता जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक को दर्शा रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डुअल पॉलिटी, यानी कि दोहरी राजनीतिक व्यवस्था को यह दर्शा रही है। यानी डुअल पॉलिटी इज ए फेडरल फीचर शोइंग द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन स्टेट्स, पावर का डिवीजन को दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुअल पॉलिटी एंश्योर क्या सुनिश्चित कर रही है? देखिए जो इसका सटीक उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोथ सेंटर एंड स्टेट्स एक्सरसाइज पावर्स इन देयर ओन स्फीयर्स। यानी कि डुअल पॉलिटी ये एंश्योर कर रही है, ये सुनिश्चित करे कि सेंटर एंड स्टेट्स वो अपने पावर को प्रयोग कर सकते हैं अपनी ओन डायरी में, ओन पेरिफेरी में। ठीक है ना। इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज सॉवरेन इन इट्स डोमेन्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल एलोकेशन ऑफ पावर्स। ये अपने हिस्से में प्रभुत्व जाहिर करते हैं और उसमें शासन कर सकते हैं। ठीक है ना। और इससे इस तरह का प्रावधान कौन दिया है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह शक्तियों का एलोकेशन क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन एंड करेंसी आर सब्जेक्ट ऑफ, यानी हमारे कम्युनिकेशन व्यवस्था हो या फिर करेंसी सिस्टम हो, इस तरह को इस तरह का विषय पर कौन उत्तरदायी रहते हैं और यह किस तरह का लिस्ट में रखा गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनियन लिस्ट में इसे रखा गया है। किस लिस्ट में इसे रखा गया है? यूनियन लिस्ट में। मैटर्स ऑफ द इंडियन नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक कम्युनिकेशन एंड करेंसी बिलोंग्स टू द यूनियन लिस्ट। यानी कि ये जो मामला है, कम्युनिकेशन हो या फिर करेंसी हो, ये मामला हमारा यूनियन लिस्ट में रखा गया है, संघीय सूची में रखा गया है। और जिसे हैंडल कौन करते हैं? ओनली बाय सेंटर, सेंटर ही इसे हैंडल करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। पब्लिक ऑर्डर्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स फॉल्स अंडर। जो पब्लिक ऑर्डर है और लोकल गवर्नमेंट्स है, वो किस सूची में अंतर्गत है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए या फिर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये स्टेट लिस्ट में आ रही है। किसमें? स्टेट लिस्ट में। यानी कि दो ज़्यादा मैटर्स ऑफ द लोकल एंड रीजनल इम्पोर्टेंस, ये मैटर लोकल मामले और रीजनल मामले को गुरुत्व दे रही है, हैंस अंडर द स्टेट लिस्ट, इसलिए इसे स्टेट लिस्ट में रखा गया है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, इसे लेंथीएस्ट सबसे दीर्घ लिखित कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, सबसे लंबा। हाँ, क्यों? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, ये सबसे लेंथीएस्ट क्यों हुआ? जिसका सटीक उत्तर है ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि इट इंक्लूड्स डिटेल प्रोविजंस फॉर यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि यह लेंथेस्ट इसलिए हुआ, यहाँ पर यूनियन एंड स्टेट के बारे में डिटेल जानकारी दिया गया है, डिटेल प्रोविजन को रखा गया है ना, इसलिए ये सबसे लेंथेस्ट बना। यानी कि इट स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर्स पावर्स फंक्शंस ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नेंस अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, ये कोई भी कन्फ्यूजन को, जितने सारे भी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन से दूर रखकर जो हमारा स्ट्रक्चर्स है, पावर है, फंक्शन है, बूथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट में वो बांट दिए गए हैं। और इतनी सारी जानकारी, इतनी सारे प्रोविजन को ये डिटेल जानकारी रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे रखा गया है, इसीलिए ये सबसे बड़ा एंड लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ग्लोबली हम बात करें तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मुख्यतः पहले कितने अनुच्छेद और अनुच्छेद थे? पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कितने सारे अनुच्छेद और अनुसूचित थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। ओरिजिनली हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 शेड्यूल्स है, यानी कि एट कमेंसमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। इधर 395 आर्टिकल इसे 22 पार्ट में रखा गया था, ठीक है ना, और इसमें 8 शेड्यूल है। कितना शेड्यूल? 8 शेड्यूल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली, अभी हमारे संविधान का जो कितने सारे आर्टिकल और शेड्यूल है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 465 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल है। अभी हमारा भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है? 465 और 12 शेड्यूल है। आर्टिकल 465 है और 12 शेड्यूल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हैज द अमेंडमेंट मल्टीपल टाइम्स, हमारा जो संविधान बहुत बार अमेंडमेंट किया गया है, उसके संशोधन किया गया है, ठीक है ना। जिस दौरान जिसका रिजल्ट के तहत क्या हुआ, इसे इंक्रीज कर दिया गया हमारे जो आर्टिकल्स, वो अभी अप्रोक्सीमेटली 465 आर्टिकल्स है और जिसे 25 पार्ट्स में रखा गया है और शेड्यूल कितना है? 12 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फेडरल सिस्टम बिकॉज, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फेडरल सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? संघीय व्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि इट स्पेसिफाइज पावर्स ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी कि यूनियन हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों अपने स्तर पर कैसे शासन करेंगे उनको पावर दिया गया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये किस तरह का पावर दिया गया है ये पूरा स्पेसिफाई किया है ना, यानी कि ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइड डिविजन्स ऑफ पावर्स एंड प्रिवेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है और ये उस डिस्प्यूट को रोक रही है, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पूरा क्लैरिटी दे रहे कि तुम्हारे पास ये पावर है, तुम ये कर सकते हो, यानी कि स्टेट के पास इस तरह पावर है वो, और उस पावर को स्टेट लिस्ट में मेंशन किया गया है, तुम ये सारे काम कर सकते हो। और यूनियन को इस तरह पावर दिया गया है
और उसे यूनियन लिस्ट में मेंशन किया गया है और तुम इस तरह पावर कर सकते हो। बाकी जो कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं, स्टेट भी उसके ऊपर आइन बना सकती है और यूनियन भी उसके ऊपर आइन बना सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल डॉक्यूमेंट बिकॉज, यानी कि भारतीय संविधान है जो, ये एक फेडरल डॉक्यूमेंट है, क्यों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि इट क्लैरिफाइज यानी कि क्लियरली डिवाइड्स पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि ये जो है फेडरल डॉक्यूमेंट है, ये सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो पावर है ये ठीक तरीके से डिवाइड कर रही है। यानी फेडरलिज्म रिक्वायर्स डिविजन ऑफ पावर्स व्हिच द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, यानी कि फेडरलिज्म मतलब होता संघवाद का अर्थ है कि पावर का डिवीजन होना, जो कि हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इस पावर को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, फेडरल सिस्टम को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। Which of the following subject is not typically handled by the union governments, यानी कि निम्नलिखित में से किस विषय पर यूनियन गवर्नमेंट्स उसको हैंडल नहीं कर सकते, उसे मैनेज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्रीकल्चर। इस मैटर के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट्स कोई भी राय नहीं दे सकते, कोई भी नियम नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये किसका पावर है, ये एक स्टेट लिस्ट में रखा गया है और स्टेट के पास इस तरह पावर है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इज ए स्टेट मैटर, स्टेट सब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग द डुअल पॉलिटी स्ट्रक्चर, जो कि डुअल पॉलिटी स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द डुअल पॉलिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, यानी कि भारतीय संविधान ने डुअल पॉलिटी यानी दोहरी राजनीतिक व्यवस्था एस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है, ठीक है ना। ये क्या प्रोवाइड कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सक्लूसिव स्पीयर्स ऑफ द गवर्नेंस फॉर सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि एक्सक्लूसिव आइडिया ये शो कर रही है, सेंटर एंड स्टेट के बारे में जो एक्सक्लूसिव एरियाज ये दर्शा रही है, यानी कि यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट डिफाइन एक्सक्लूसिव पावर्स फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी कि यूनियन लिस्ट में सेंटर के लिए पावर मेंशन किया गया है, स्टेट लिस्ट में स्टेट के लिए क्या क्या पावर मेंशन किया गया है, उस दायरे में वो अपने काम कर सकते हैं और नियम बना सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे दायरा सेट किया गया है और इसलिए इस तरह कहा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द डुअल पॉलिटी इन इंडिया इज फीचर्स बोरोड फ्रॉम, यानी कि जो दोहरी राजनीतिक व्यवस्था इंडिया का, ये किस कंट्री से हम बोरो किए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएसए से हम बोरो किए हैं डुअल पॉलिटी, यानी कि इंडिया बोरो द फेडरल डिविजन ऑफ पावर्स एंड द डुअल गवर्नेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से हम इसे बोरो किए हैं, यानी फेडरल सिस्टम की तरह पावर का डिवीजन को एंड डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को हम बोरो किए हैं, पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे गए हैं ताकि हमारे इंडिया में जो है सेंटर स्ट्रॉन्ग है, पर यूएसए में इस तरह नहीं है, और हमारे इंडिया में कोई भी स्टेट को इस तरह पावर नहीं दिया गया है कि वो सेसीड हो सकते हैं, यानी कि अलग हो सकते हैं संघ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स यू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस में हेल्प कर रही है, किस क्षेत्र में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि स्टेट और राज्य के बीच या फिर
सॉरी संघ और राज्य के बीच अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाता है तो गलतफहमियां रह जाती है तो उसे ये अवॉइड करता है क्या हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पूरा क्लैरिफाई कर रही है डिफाइनिंग पावर, यानी कि बाय डिफाइनिंग द क्लियरली डिफाइनिंग पावर्स, पावर को क्लियरली डिफाइन कर रही है। इट प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन ए फेडरल सिस्टम्स, यानी कि जितने सारे द्वंद्व है ये द्वंद्व को रोकता है, फेडरल सिस्टम का द्वंद्व को रोकता है, क्योंकि ये क्लियरली पावर का डिवीजन क्या है, ठीक है ना। तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी इस दायरे से अगर बाहर जाएंगे तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुअल पॉलिटी इन इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ, यानी किस तरह का प्रिंसिपल को डुअल पॉलिटी रिफ्लेक्ट कर रही है भारत में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि डुअल पॉलिटी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, ये पावर का सेपरेशन को दर्शा रही है, किसके के बीच में, यूनियन एंड स्टेट के बीच में। यानी कि डुअल पॉलिटी इज ए फेडरल कॉन्सेप्ट दैट डिवाइड्स द गवर्नेंस इनटू टू डिस्टिंक्ट लेवल्स। हमारे गवर्नमेंट को दो भाग में बांट दिया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके दायरे अलग है और स्टेट गवर्नमेंट उसके दायरे अलग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, मैटर्स लाइक लोकल गवर्नेंस एंड हेल्थ फॉल्स अंडर, ये किस लिस्ट में आ रही है, व्हिच लिस्ट, जो कि है ऑलरेडी इसे बात कर चुके हैं, स्टेट लिस्ट में ये आ रही है। व्हिच मैटर्स ऑफ रीजनल, सॉरी दोज आर द मैटर्स ऑफ रीजनल लोकल इम्पोर्टेंस असाइन टू द स्टेट्स, यहाँ पर लोकल इम्पोर्टेंस स्टेट के लिए आसन किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब लिमिट्स विद इन व्हिच, यानी कि हमारा भारतीय संविधान लिमिट किसके ऊपर लिमिट लगाया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट ऑपरेट्स, यानी द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लिमिट्स द पावर्स ऑफ द बोथ लेवल्स प्रिवेंटिंग ओवरलैप एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कोई भी द्वंद्व ना हो, कोई भी ओवरलैप ना हो, इससे एंश्योर करने के लिए जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये पावर में लिमिट कर दिया गया है। यानी कि यूनियन लिस्ट में ऐसे पावर रखा गया है जो कि यूनियन यानी कि केंद्र उसके ऊपर काम कर सकते हैं, स्टेट लिस्ट में जिस तरह पावर रखा गया है उससे हमारे स्टेट उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस तरह जो क्लैरिटी दे रही है इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट और ओवरलैप को प्रिवेंट कर रही है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच स्टेटमेंट्स ऑफ अबाउट इंडियन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्टेटमेंट जो इंडियन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में करेक्ट सेंटेंस है। देखिए जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि सारे विश्व में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा भारतीय संविधान है ना। यानी कि इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटेल्ड एंड कॉम्प्रहेंसिव मेकिंग इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोबली, सारे विश्व भर में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें डिटेल जानकारी दिया गया है और कॉम्प्रहेंसिव तरीके से दिया गया है, इसलिए ये लेंथीएस्ट हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बहुत डाइवर्स कल्चर है, सारे कल्चर को गुरुत्व दिया गया है, इसलिए सारे कल्चर के बारे में जो आइन बनाया गया है उससे यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है ना। इसलिए ये पूरा लेंथेस्ट एंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, यानी कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन होता है ये किसके ऊपर निर्भर है, किससे आधारित करके इसे डिवीजन होता है, इस तरह डिवीजन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि 3
लिस्ट ऑफ इन 7 शेड्यूल, यानी कि 7 लिस्ट शेड्यूल में 3 लिस्ट रखा गया है, तीनों लिस्ट रखा गया है। और वो लिस्ट क्या है, एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में जो 7 शेड्यूल में सारे पावर का डिवीजन के बारे में मेंशन किया गया है, यानी कि यूनियन को क्या पावर दिया गया है और स्टेट को क्या पावर दिया गया है और दोनों को मिलाकर क्या पावर दिया गया है, उसे यह मेंशन किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द यूनियन लिस्ट ओरिजिनल कंटेंट्स हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, कितने सारे विषयों पर यूनियन लिस्ट ओरिजिनली कंटेंट क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि 97, यानी कि यूनियन लिस्ट है हैड 97 सब्जेक्ट्स ओरिजिनली, नाउ 100 कवरिंग मैटर्स ऑफ नेशनल मैटर्स। ये नेशनल इम्पोर्टेंस नेशनल मैटर के ऊपर ये गुरुत्व दे रही है, जो कि यूनियन लिस्ट है। जैसे कि विदेशी मामले हो या फिर करेंसी के बारे में हो, इसके ऊपर ये मैटर गुरुत्व दे रही है। ठीक है ना। जो ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट था और अभी कितने हो गया, अभी 100 हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द स्टेट लिस्ट करेंटली कंटेंट्स हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट अभी रखा गया है, कितने विषय पर लिस्टिंग किया गया है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 61 रहेगा। ड्यू टू सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स द स्टेट लिस्ट नाउ हैज 61 सब्जेक्ट्स डाउन फ्रॉम द 66 ओरिजिनली, यानी पहले ये 66 था बट अभी जो है अभी 61 रखा गया है, यानी कि कुछ पावर जो यूनियन लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि यूनियन को सुप्रीम कर दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कॉन्करेंट लिस्ट ओरिजिनल कंटेंट्स, कॉन्करेंट लिस्ट ओरिजिनल कितना था और फिर कितना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओरिजिनली 47 था। ठीक है ना, कॉन्करेंट लिस्ट में, बट बाकी अभी कितना है, जो अभी 52 है। ठीक है ना। ऑन व्हिच बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट कैन लेजिस्लेचर, इसके ऊपर बोथ केंद्र और राज्य सरकार नियम बना सकते हैं और कार्य स्टेप ले सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि वन विभाग हो या फिर शिक्षा शिक्षा उसके बारे में वो काम कर सकते हैं, दोनों मिलकर लेजिस्लेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉ ऑन ए कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट में अगर यूनियन एंड स्टेट लॉ के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसका पावर को ज़्यादा माना जाएगा, किसका लॉ को ज़्यादा गुरुत्व दिया जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूनियन लॉ प्रिवेल्स, यूनियन जो लॉ बनाया है उससे ज़्यादा गुरुत्व दिया जाएगा। ठीक है ना। और इसे आर्टिकल 254 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 254 प्रोवाइड्स द सेंट्रल लॉ ओवरराइड्स स्टेट लॉ ऑन कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स इफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज, यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो सेंट्रल लॉ को ज़्यादा प्रिवेल किया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट इन एनी लिस्ट आर गिवन टू, यानी कि जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट है यानी अतिरिक्त विषय, उससे निम्नलिखित में से किस में अंतर्गत नहीं किया गया है और इसका पावर किसे दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूनियन। जो रेसिडुअल पावर है इससे इसका पावर यूनियन को दिया गया है, यानी कि अनलाइक द सम फेडरेशंस रेसिडुअल पावर इन इंडिया इज वेस्टेड टू यूनियन गवर्नमेंट, इसे संघीय सरकार को दिया गया है, न्यस्त किया गया है और इसे आर्टिकल 248 के तहत रखा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रेसिडुअल पावर, हमारे संविधान का जो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल रेसिडुअल पावर से डील कर रही है।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, जो कि पहले से बात कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 248, यानी कि आर्टिकल 248 गिव्स पार्लियामेंट्स पावर टू मेक लॉज ऑन रेसिडुअल सब्जेक्ट। रेसिडुअल सब्जेक्ट के ऊपर वो लॉ बना सकते हैं। एंसिलिंग स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, यूनियलिस्ट सब्जेक्ट्स आर मोस्टली रिलेटेड टू। जो यूनियलिस्ट सब्जेक्ट है वो मोस्टली क्या किससे रिलेट है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि नेशनल इम्पोर्टेंस। जो यूनियलिस्ट सब्जेक्ट है वो मोस्टली किससे रिलेट है, नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेट है, ठीक है ना। यानी मैटर्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी फॉल्स अंडर द यूनियन लिस्ट। इतने से मामले ये यूनियन लिस्ट से जुड़ा है, ठीक है ना। एज दे रिक्वायर्स यूनिफॉर्म पॉलिसी। इसको क्या चाहिए, एक यूनिफॉर्म एक ही पॉलिसी चाहिए, ठीक है ना। सारे देश में लागू करने के लिए एक ही पॉलिसी चाहिए, इसलिए यूनियन लिस्ट में से रखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट आर जनरल ऑफ। जो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है वो जनरल किस तरह का होता है और किससे वो गुरुत्व दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकल एंड रीजनल इम्पोर्टेंस। स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ये किससे गुरुत्व दे रही है, लोकल एंड रीजनल इम्पोर्टेंस को गुरुत्व दे रही है, ठीक है ना। द मैटर्स ऑफ लाइक पुलिस हो, पब्लिक हेल्थ हो, एग्रीकल्चर आर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। ये स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अफेक्टिंग द रीजनल गवर्नमेंट, जो लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट को अफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट या सब्जेक्ट्स आर ऑफ। यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है वो किस तरह का लिस्ट होता है और उसके ऊपर किसका अधिकार है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉमन कंसर्न फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है ये एक किस तरह का विषय है, किसके ऊपर वो लिस्टिंग कर रही है, जो कि होता है कॉमन, जैसे कि एजुकेशन हो, फॉरेस्ट के बारे में हो, मैरिज लॉ हो, दैट अलाउज बोथ टू लेजिस्लेट। यानी कि ये लेजिस्लेट कर रही है, यानी बोथ को पावर दे रही है, सेंटर को भी पावर दे रही है, साथ साथ स्टेट को भी पावर दे रही है। उसके ऊपर नियम कानून बना सकते हैं और उसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रभुत्व यानी कि सुप्रीमेसी ये क्या दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका सटीक उत्तर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ। ये क्या दर्शा रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को हाईएस्ट दर्शा रही है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, ये हाईएस्ट लॉ है, ठीक है ना। यानी ऑल लॉज एंड एक्शंस मस्ट कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशंस, अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ये जितने सारे भी लॉ और कार्यकारी करा जा रही है ये संवैधानिक रूप से ठीक है, संविधान उसे दे रही है परमिशन, कंफर्म कर रही है। अगर संविधान से कंफर्मिटी नहीं मिल रही है यानी कि संविधान को ये वायोलेट कर रही है तो संविधान उससे क्या कर सकते हैं, इनवैलिड यानी कि अवैध घोषणा कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि संविधान के लॉ के आधारित वो चलना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which organ of the government can declare a law on constitution if it violates the constitutions। यानी कि हमारे गवर्नमेंट का कौन सा अंग जो डिक्लेयर कर रहे हैं कि लॉ, एक लॉ जो है, एक कानून जो है ये असंवैधानिक है, ठीक है ना। अगर ये वायोलेट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को, अगर ये उल्लंघन कर रही है, इससे संविधान का कौन सा अंग, गवर्नमेंट का कौन सा अंग इसे अवैध घोषणा कर सकते हैं। देखिए कौन सा अंग, जो कि ऑप्शन ऑफ सी यानी कि जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। जुडिशरी क्या करती है, जुडिशियल रिव्यू करता है, ठीक है ना। अलाउज, जैसे कि एक पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। अलाउ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स टू स्टिक डाउन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। जो जो लॉ, जो कानून असंवैधानिक है उससे अवैध घोषणा करने की शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है।
जो पहले इसे रिव्यू करते हैं, जो जुडिशल रिव्यू के दौरान उसे रिव्यू करते हैं। उसके बाद अगर उन्हें लगता है ये संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, इससे उल्लंघन कर रही है, तो वो इसे स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशल रिव्यू इन इंडिया एंश्योर, जुडिशल रिव्यू क्या सुनिश्चित कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशल रिव्यू क्या दर्शा रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभुत्व दे रही है, यानी कि बाय रिव्यूइंग लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस जुडिशरी अपहोल्ड्स द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये क्या दर्शा रही है, जो सुप्रीम जुडिशल रिव्यू मतलब जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसे रिव्यू करते हैं, जो लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन हो रही है उसे वो रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद कौन सा लॉ रहेगा या फिर कौन सा एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा उसको ये दर्शा रही है, ठीक है ना। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह लॉ को रखा जाएगा ये सुनिश्चित कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, इफ ए स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इट, यानी कि अगर एक स्टेट लॉ हमारे संविधान को कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, यानी कि स्टेट लॉ के विरुद्ध एक लॉ है, सॉरी एक संविधान के विरुद्ध एक लॉ है, ठीक है ना, तो अब उस लॉ के ऊपर क्या कार्रवाई किया जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर का कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बिकम वॉइड, यानी कि एनी लॉ कॉन्ट्राडिक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट्स बाय जुडिशियल रिव्यू, यानी कोर्ट पहले जुडिशियल रिव्यू करते हैं, अगर किसी भी लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में उसको वॉइड घोषित किया जाता है, यानी कि स्ट्रक डाउन किया जाता है, यानी अवैध घोषित किया जाता है उस लॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रभुत्व के ऊपर। जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोथ सेंटर एंड स्टेट मोस्ट ओबे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह लॉ बनाएगा उसे बोथ सेंटर भी मानेगा और स्टेट भी मानेगा, यानी कि ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मोस्ट एक्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। कॉन्स्टिट्यूशन में जो दायरा सेट किया है उस दायरे के भीतर ये काम करेगा, बोथ सेंटर भी काम करेगा और स्टेट भी काम करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, Which article of the Constitution empowers Parliament and state legislature to make laws on their respective subjects? हमारा संविधान का हमारा संविधान का हमारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है ना, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो संसद एंड स्टेट लेजिस्लेटर को पावर दे रहे हैं कि वो लॉ बना सकते हैं रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऊपर, जो सब्जेक्ट उस उन्हें न्यस्त किया गया है उस सब्जेक्ट के ऊपर वो लॉ बना सकते हैं। जैसे कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, साथ साथ स्टेट लिस्ट में जो लॉज मेंशन किया गया है कहा गया है उसके ऊपर जो लॉ मेक करते हैं उसका किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। देखिए क्या होगा सही उत्तर, जो कि है आर्टिकल 246, यानी आर्टिकल 246 डिफाइन द लेजिस्लेटिव competency of the union and states as per the list 3 list in the 7th schedule। 7th schedule में जो तीनों लिस्ट रखा गया है उस लिस्ट को आर्टिकल 246 के तहत वो क्या कर सकते हैं, उसे क्षमता देते हैं, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी लेजिस्लेटिव क्षमता दे रहे हैं किसे, यूनियन को एंड स्टेट्स को। यूनियन में पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं एंड स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, The Indian Constitution gives residual power to union. This feature is similar to, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये रेसिडुअल पावर किसे न्यस्त किया है, यूनियन को, और ये जो विशेषता है ये किस देश से विशेषता की समान है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा से, यानी कि लाइक कनाडा इंडिया गिव्स रेसिडुअल पावर टू द सेंटर एंश्योरिंग द स्ट्रॉन्ग यूनिट्स।
जो कि ये सुनिश्चित कर रहा है कि यूनियन जो है होगा ये स्ट्रांग होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, एजुकेशन फॉरेस्ट मैरिज लॉ ये किस लिस्ट में आती है, जो कि है कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ सेंटर एंड स्टेट्स आर अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम्स। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीमेसी है, प्रभुत्व है, ये इंडिया को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, सुरक्षा कैसे दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेडरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसयूज ऑफ पावर्स। ये जो फेडरल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, जो द्वंद्व सृष्टि होता है फेडरलिज्म में, और जो मिसयूज पावर का दुर्व्यवहार, इसे ये रोकता है। यानी बाय मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम इट लिमिट द पावर्स ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड रिजॉल्व द सेंट्रल स्टेट इश्यू। सेंट्रल स्टेट में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे ये रिजल्ट समाधान करता है और पावर में लिमिट रखता है ताकि वो अपने दायरे में काम कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which statement is best defines the इंडियन फेडरल सिस्टम्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो परफेक्ट वे में डिफाइन कर रहे हैं कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दौरान क्या होता है इंडिया एक फेडरल सिस्टम को बनाए रखता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट अथॉरिटी गाइडिंग सेंट्रल स्टेट्स एंश्योरिंग फेडरल बैलेंस। जो कि सेंट्रल स्टेट को गाइड कर रही है और जो ये सुनिश्चित कर रही है कि फेडरल बैलेंस रहे। ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं और स्क्रीन में हम देख सकते हैं। और इस तरह बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में मदद करेगा और सारे एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ भी डोनेट कर सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।